स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब? चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और दूसरे लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर किया था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है बेटा अल्काइल हैलाइड का, और आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड के हम प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए बेटा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहले हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा, और बाद में हम अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। वैसे कुछ एग्जांपल ऐसे आएंगे जहां पर एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड दोनों साथ में ही बन जाते हैं। चलिए तो आप हेडिंग में लिख लो बेटा, प्रिपरेशन methods of alkyl halide. Preparation method of alkyl halide. चलिए अब इसमें देखो दो प्रिपरेशन होते हैं बेटा। अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो एक तो हाइड्रोकार्बन से भी आप एल्काइल हैलाइड को बना सकते हो, और एल्कोहल से भी आप एल्किल हैलाइड को बना सकते हो। तो यहाँ पर प्रिपरेशन के बेटा दो मेथड है। कैसे कि आप एक किससे बना सकते हो बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन जैसे बेटा एल्केन हो गया, हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, या फिर हम बात करें एल्काइन हो गया, या फिर हम बात करें बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन में आता है ना। ये ऑन क्लास में था ना आपके चैप्टर हाइड्रोकार्बन, तो उसमें ये चार ही टॉपिक पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि एल्किल हैलाइड जो है बेटा, एक तो हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी से भी आप बना सकते हो, और दूसरा बेटा एक आता है बेटा फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किससे बनाएंगे। पहले हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, वो पूरी रिएक्शन पढ़ने के बाद प्रिपरेशन की, उसके बाद हम एल्कोहल पे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बनाएंगे बेटा किससे? एल्केन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले किससे बनाएंगे बेटा? फ्रॉम एल्केन। तो आप जानते हो एल्केन क्या होता है बेटा? जैसे मीथेन होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम एल्केन बोलते हैं। तो हम एल्केन से बनाएंगे। अब एल्केन से कैसे बनाएंगे? तो एल्केन में क्या करना है बेटा कि एल्केन में जो हाइड्रोजन है, तो एल्केन का एक हाइड्रोजन आप हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो बनेगा बेटा वो अल्काइल हैलाइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास RH कोई एल्केन है बेटा, ये RH मैंने कोई भी एल्केन लिखा है। अच्छा RH कैसे मैं समझाता हूं। जैसे एक एल्केन होता है बेटा CH4, एक एल्केन होता है CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा कि ये चार हाइड्रोजन में से तीन तो साथ रखे और एक को थोड़ा अलग कर दिया, तो ये भी तो मीथेन ही हुआ। तो बेसिकली इसमें होगा क्या बेटा कि जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा एक, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं, है ना। तो जो RH जो है बेटा, वो RH का मतलब कोई भी आप एल्केन मान सकते हो। अब इस एल्केन की रिएक्शन मुझे किससे करनी है बेटा? मैं इसकी रिएक्शन करूंगा हेलोजन से, क्योंकि आप जानते हो आपको बनाना है एल्किल हैलाइड, तो हैलाइड के लिए हेलोजन होना जरूरी है। तो जैसे मैं हैलाइड की रिएक्शन करूंगा, और याद रखना बेटा कि एल्केन की रिएक्शन जब हैलाइड से करते हैं एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसमें होती है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, या फिर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, किसके थ्रू? इस हेलोजन से। तो यहाँ पे बनेगा बेटा RH, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। इसको हम बोलेंगे बेटा एल्काइल हैलाइड। और यहाँ का जो एक X बचेगा, यहां से जो X बचेगा एक,
वो इस H के साथ चल के क्या निकल जाएगा बेटा, HX यहाँ पर निकल जाएगा। तो HX से इतना कोई मतलब नहीं, हमारा मेन कंसर्न रहता है बेटा इस वाले प्रोडक्ट से, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो देखो रिएक्शन तो बड़ी सिंपल हुई। कैसे बेटा, कि एल्केन की रिएक्शन हमने हेलोजन से किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। चलिए दूसरी बात बेटा, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, अच्छा इस रिएक्शन को हम किस नाम से बोलेंगे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा, देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स ने हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेटा दो तरीके का होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक तो होता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 3-4 तरह की होती है। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। इस रिएक्शन की बात करूं तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेटा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। चलिए तो सबसे पहले लिख देते हैं बेटा। अच्छा यहाँ पर हेलोजन जो है, हेलोजन एड हुआ बेटा, डिस्प्लेस तो हुआ बेसिकली, लेकिन एड हुआ इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेलोजनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन क्या बोलते हैं बेटा, हेलोजनेशन। तो एल्केन से कैसे बनाएंगे, एल्केन से बनाएंगे बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्केन by halogenation of alkane in presence of sunlight, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना, या फिर आप लिख सकते हो बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर एट हाई टेम्परेचर, सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हेलोजन को एड करेंगे ना बेटा। हेलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। फटाफट कॉपी कर दो बेटा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि हेलोजन जो है अपने पास 4 तरह के होते हैं बेसिकली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई पर्टिकुलर एल्केन है बेटा, तो कौन से हेलोजन का सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेलोजनेशन हो जाएगा। या मैं बोलूं कि इनमें से ऐसा कौन सा हेलोजन है जो फास्ट रिएक्शन करेगा, है ना बेटा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो इन सब हेलोजन में से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्केन सबसे ज्यादा होती है बेटा ना। फ्लोरीन जो है वो एल्केन से बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, क्या बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स एल्केन, तो किसकी ज्यादा होगी बेटा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की होगी, क्लोरीन ग्रेटर देन किससे बेटा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी किससे बेटा, आयोडीन से। ठीक है, तो ये किसकी रिएक्टिविटी है बेटा, हेलोजन की रिएक्टिविटी है, किसके टुवर्ड्स, एल्केन से। यानी कि एल्केन से पहले कौन रिएक्शन कर लेगा कंपेरेटिवली। दूसरा आता है, अब मान लो कि जो आपने जैसे रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये एल्केन था और इधर से था ये हेलोजन। मान लो एल्केन सेम रखते हो तो कौन सा हेलोजन की रिएक्टिविटी हमने स्टडी कर ली है। अब मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर हेलोजन है, मान लो ये तो फ्लोरीन हो सकता है, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन। तो अब कौन से एल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या जल्दी होगी, फास्ट होगी, या मैं बोलूं कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो बहुत जल्दी या वेरी फास्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो याद रखना बेटा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो सबसे जल्दी क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए, तो ये तो था हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब मैं लिखवा दे रहा हूं एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, या कौन सा हाइड्रोजन जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्योंकि बेटा अगर कोई भी पर्टिकुलर एल्केन की हम बात करें तो एल्केन में जो है वो कार्बन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है और 4 डिग्री कार्बन भी होता है, और सब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन,
वैसे ही 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है बेटा 2 डिग्री हाइड्रोजन। वैसे ही 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा हाइड्रोजन जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो याद रखना बेटा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी रिएक्शन करेगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी रिएक्शन करेगा बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन से। ये रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है। अगला आता है बेटा कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है, तो अभी मैंने बताया था बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, फॉलोज, क्या फॉलो करेगी बेटा ये रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSR भी लिखेंगे बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे बेटा FSR लिखेंगे। कि इसका मतलब हुआ क्या बेटा कि देखो इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, कौन कर रहा है, हेलोजन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है ये इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है बेटा फ्री रेडिकल। इसकी मैकेनिज्म या हम बात करें इंटरमीडिएट तो क्या बनेगा बेटा फ्री रेडिकल। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, ये भी हो गया हमारे पास। अब जैसे मान लो एक थोड़ी सी मैकेनिज्म बता रहा हूं बेटा मैं, ना एक रिएक्शन की मैकेनिज्म यहां पर आपको मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई एल्केन है, ये कार्बन है, इससे कोई हेलोजन है बेटा X, है ना। अब इस कार्बन से मान लो कि इधर भी कोई अल्काइल पार्ट है, इधर भी कोई अल्काइल पार्ट है, इधर भी कोई अल्काइल पार्ट है। यहाँ पर ये R हो गया, ये R' हो गया, ये R" हो गया। ये तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई 2 हाइड्रोजन हो सकता है। मैंने R' और R" लगा दिया, कुछ भी हो सकता है। अब सॉरी, और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, तो ये कोई भी एक एल्केन है बेटा। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करोगे, हेलोजन से करोगे। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका, तो ये देखो ये R' प्लस C, सॉरी, तो देखो ये R' है बेटा, ये C है, ये R है और ये R" है, और यहाँ पर जो है ये X आ जाएगा और आपका ये H और X निकल जाएगा। तो ये तो रिएक्शन हुई, ये तो क्या हुआ बेटा आपकी रिएक्शन हुई, सिंपल सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया हेलोजन से। लेकिन अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं। इसको कॉपी कर दो बेटा। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें बेटा, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1, तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हेलोजन है। तो जो हेलोजन होते हैं H2 का मतलब क्या हो गया बेटा कि 2 हेलोजन है XX। जैसे Cl2 की बात करें तो क्या होता है बेटा Cl.Cl होता है ना। तो जैसे मान लो कि Cl की बात करें तो दोनों सेम एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, वो कौन सा होगा बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। पहले दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था बेटा, जब इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे बॉन्ड क्लीवेज होगा बेटा, बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है बेटा वो दोनों एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा X डॉट, है ना। क्या बन जाएगा बेटा X डॉट। इस X डॉट को हम बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। अब होगा क्या कि जो आपका एल्केन था बेटा, जो आपका एल्केन था, उस एल्केन के ऊपर ये X डॉट अटैक करेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है बेटा रिएक्ट विद अनदर फ्री रेडिकल, तो ये खुद फ्री रेडिकल है तो एक फ्री रेडिकल जनरेट करवाएगा बेटा। तो यहां पर भी क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो क्या बनेगा बेटा, R' C R R" और यहां पर क्या बनेगा बेटा, एक डॉट इस पे आ जाएगा,
और यहाँ पर हाइड्रोजन में भी डॉट आएगा बेटा। तो जो हाइड्रोजन का डॉट यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन में भी क्या होगा, डॉट आएगा। तो जो हाइड्रोजन का डॉट है और एक्स डॉट मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे बेटा HX। क्या बना लेंगे, HX। और जो आपका बचा ये, इसको आप जानते हो बेटा, ये क्या बना, इंटरमीडिएट। क्या बना आपका ये, इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ये कौन सा इंटरमीडिएट है बेटा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है बेटा। तो याद रखना CH का इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल बनता है। चलिए दूसरा, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि फिर जो आपका इंटरमीडिएट बना बेटा, ये जो आपका इंटरमीडिएट बना, तो उस इंटरमीडिएट पे कौन, अभी 2x थे ना बेटा, H डॉट, तो x डॉट तो इसके साथ चला गया और दूसरा x डॉट आएगा और आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये आपका एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा। चलिए, तो ये थोड़ा मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हेलोजन का होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा और वो जो हेलोजन फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, वो एल्केन के ऊपर अटैक करेगा। फिर एल्केन के ऊपर अटैक करने से इंटरमीडिएट बनेगा एंड देन वो इंटरमीडिएट एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म हमको हर बार नहीं पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग है बेटा, इसलिए मैंने पढ़ाई है। चलिए, अब यहां पर अगर बेटा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कौन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। तो बेटा 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा। इसके बाद आता है बेटा सबसे लास्ट CH3 फ्री रेडिकल। ये टॉपिक भी मैं आपको करवा चुका हूं बहुत पहले, है ना, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम कर चुके हैं बेटा। चलिए, तो ये तो था बेटा रिएक्शन। हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेटा, है ना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आपके पास है बेटा CH4 क्या होता है बेटा, मीथेन होता है। इसकी रिएक्शन हम किससे कर देंगे बेटा, जैसे मान लो क्लोरीन से कर दिया, है ना, क्लोरीन से करेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करेंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन से करेंगे आयोडीनेशन, इस तरह से। तो क्लोरीनेशन करना हो तो क्लोरीन की रिएक्शन कर देंगे सनलाइट से बेटा, है ना। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। ये जो हुआ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्लोरीनेशन। चलिए, तो क्या होगा बेटा, यहां पर इसका एक हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन बचे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl, और जो हाइड्रोजन निकला वो इसके साथ चला जाएगा। और आपका जो बना ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल क्लोराइड। मीथेन से क्या बन गया बेटा, ये आपका मिथाइल क्लोराइड। चलिए, अगले एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, तो यहां पर है बेटा CH3 और CH3, 2 कार्बन वाला एल्केन, यानी कि इसको बोलेंगे बेटा इथेन। क्या बोलेंगे इसको, इथेन। अब इथेन की रिएक्शन अगर आपने कर दी Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, वही सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट आप करोगे बेटा, इसको करोगे या इसको करोगे। तो देखो अभी यहाँ पर क्या है बेटा कि किसी को भी कर लो, दोनों एक ही बात है बेटा ना। चाहे आप इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे आप इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो कैसे, अगर इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हो तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। तो देखो बेटा CH3 ये तो एज इट इज रहेगा, डैश यहां पर क्या हो गया बेटा, CH2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है। ये Cl, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब मान लो कोई बच्चा क्या करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, CH2 और Cl यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा और ये CH3 ऐसा कैसा है। तो बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बस ऐसा है कि ये इस तरफ से CH3 CH2 Cl, ये इस तरफ से CH3 CH2 Cl। तो बेसिकली क्या है बेटा कि इथेन में चाहे आप यहां से निकालो यहां से निकालो, दोनों सेम बात है, इसलिए हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और Cl बनेगा, और इसको हम बोलेंगे बेटा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल
क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइल क्लोराइड। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा फटाफट। अगला एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल थर्ड, और एक अच्छा एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल थर्ड। चलिए हमारे पास है बेटा प्रोपेन CH3 CH2 और CH3, ये हमारे पास प्रोपेन है बेटा। क्या है ये? प्रोपेन। अच्छा अभी तक हम जो दो एग्जाम्पल में हमने क्लोरिनेशन किया वो बेटा मोनोक्लोरिनेशन है, मतलब कि एक क्लोरीन के एक एटम का ऐड होना मोनोक्लोरिनेशन, क्लोरीन के दो एटम का ऐड होना डाइक्लोरिनेशन। तुम्हारे जो सिलेबस में है या जो क्वेश्चन आएंगे वो मोनोक्लोरिनेशन के ही आते हैं बेटा, यानी कि एक ही क्लोरीन एटम आपको ऐड करना है। ठीक है, चलिए तो ये प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन की रिएक्शन किससे बेटा? वही Cl2 से कर दी सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि हमने कर दिया क्लोरीनेशन। चलिए अब आप कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे? तो देखो बेटा कि ये CH3 जो है तो एक इसका करोगे तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? देखो CH3 CH2, ये तो एसिडिक रहेगा, और आपने क्या क्या किया, यहां का हटा एक हाइड्रोजन, इसकी जगह लगा दिया Cl। चलिए ये आपका प्रोडक्ट बन गया ना, यानी कि CH3 CH2 Cl। लेकिन अब मान लो कोई बच्चा यहां का भी कर सकता है बेटा, तो बिल्कुल यहां का भी कर सकते हैं। तो क्या बनेगा बेटा? CH3 एज इट इज। अब CH2 की जगह पे लग गया CH और उसकी जगह लग गया एक Cl, और यहाँ पर CH3 एज इट इज हो गया बेटा, है ना। तो अच्छा कोई बच्चा यहाँ का कर सकता है, तो याद रखो बेटा कि यहाँ का करो या यहाँ का करो, दोनों भी सेम आएगा, क्योंकि ये प्रोपेन में सिमेट्री है बेटा। यानी कि आप चाहे तो CH3 CH2 CH2 Cl लिखो, या फिर अगर इधर करोगे तो क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 Cl। तो दोनों सेम है, यहाँ पे एक से ही करना है, इधर से करोगे तो भी इसके जैसा ही प्रोडक्ट वो बनेगा। तो हमारे पास एक यहां से किया हमने बेटा, एक यहां से किया, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट होगा इसके। चलिए अच्छा कई बच्चे सोचोगे HX नहीं बना रहा बेटा, है ना, क्योंकि एक Cl के साथ तो ये H जाएगा तो HCl भी प्रोडक्ट बनता है बेटा, बाय प्रोडक्ट। तो आप बना भी देना से कोई बात नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई खास बात नहीं है। चलिए तो मैं नहीं बना रहा बेटा, क्योंकि मैं मेन प्रोडक्ट से बात कर रहा हूं। तो अब इन दोनों में जब भी याद रखना बेटा कि किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बन जाए तो वहां पर एक प्रोडक्ट मेजर होता है और बाकी जो होते हैं वो माइनर होते हैं। यानी कि यहाँ पर दो में से एक मेजर है और एक माइनर है। कैसे पहचाने बेटा? तो आप यहाँ पर देखो बेटा कि ये जो जहां पर Cl लगा हुआ है, जहां पे Cl लगा हुआ है तो वो कार्बन कौन सा है बेटा? 2 डिग्री कार्बन है। Cl जो लगा हुआ है वो कार्बन कौन सा है बेटा? 2 डिग्री कार्बन है ना, क्योंकि दो कार्बन से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो Cl लगा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एक से कनेक्टेड है। तो आप जानते हो कि अगर हम बात करें इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है बेटा? फ्री रेडिकल। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है बेटा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनता है, और जो ज्यादा बनता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये वाला वो मेजर होगा और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो माइनर होगा, है। दूसरा आप देखो कि ये जो कार्बन है बेटा ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 डिग्री कार्बन है। तो अब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन। अभी हमने रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन देखा था, तो वहां पे कौन सा हाइड्रोजन फास्ट रिएक्शन कर रहा था बेटा? 2 डिग्री वाला। तो ये हाइड्रोजन जब सब्स्टिट्यूट होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा ये 2 डिग्री से बना है। एक तो जल्दी भी रिएक्शन करेगा और दूसरा इसका इंटरमीडिएट भी ज्यादा स्टेबल, इसलिए प्रोडक्ट मेजर है बेटा, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। अब आता है हमारे पास बेटा ब्यूटेन। हम बात करते हैं बेटा, ये भी बड़ी एग्जाम्पल है। ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका भी आपको क्या करना है बेटा? Cl2 से रिएक्शन कर दी सनलाइट में। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ ब्यूटेन का अगर आप क्लोरिनेशन करोगे तो कितने आपके प्रोडक्ट वहां पर बनेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट हम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बेटा कि एक तो यहां से आप कर सकते हो, तो जैसे यहां से यहां से करेंगे बेटा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा इसका? एक मैं बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूं, है ना, ये प्रोडक्ट। तो एक तो यहां से करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? देखो CH3 CH2 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 और Cl, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। अब मान लो कोई बच्चा क्या करेगा, वो यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, तो यहाँ का प्रोडक्ट अलग बनेगा।
तो वो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा, CH बचेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया, उसके लिए कौन आएगा बेटा, Cl आएगा, और यहाँ पे बनेगा CH3। तो कितने प्रोडक्ट बने बेटा, 2 प्रोडक्ट बने, आपको दिख रहे होंगे। कितने प्रोडक्ट बने बेटा, 2। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इसके 3 प्रोडक्ट हैं, इसके 3 प्रोडक्ट है। तो अभी आप बोलोगे कि सर हमें तो 2 ही दिख रहे हैं, 3 कैसे हुए? तो देखो चलिए मैं दिखाता हूं। ये तो 1 हो गया बेटा, 1 ही हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, इस कार्बन को देखो बेटा, ये जो कार्बन है वो किरेल कार्बन है, ये कार्बन जो है वो किरेल कार्बन है। कैसे? देखो, इसकी एक वैलेंसी की तरफ क्या है बेटा, इथाइल, एक क्या है, मिथाइल, इसका एक और एक वैलेंसी क्या है, क्लोरीन, और एक लास्ट वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन। तो इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। और जब इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है तो ये हो गया किरेल कार्बन। और आप जानते हो कि किरेल कार्बन है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी 2 चीजें बनेंगी बेटा। कौन कौन सी? एक तो डी बनेगा और एक एल बनेगा, है ना। जब किरेल कार्बन होता है तो एक किरेल कार्बन तो कितने आइसोमर बेटा, 2 आइसोमर। पता होना चाहिए आपको कि देखो एक किरेल कार्बन है तो याद है ना बेटा, क्या फॉर्मूला हो, 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n, और n मतलब नंबर ऑफ किरेल कार्बन जो कि 1 है, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2। तो ये एक प्रोडक्ट तो एक ही है, स्ट्रक्चर तो एक ही है, बट इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर है बेटा, है ना, एक डी और एक एल। तो अब आप अगर आपसे मैं बात करूं टोटल कितने बने, तो कितने बने बेटा, 3 कैसे, 1 2 तो ये और एक ही है। तो याद रखना कि हम बात करें प्रोडक्ट की, इसकी बात करें बेटा प्रोडक्ट की, तो यहां पे लिखना बेटा टोटल 3 प्रोडक्ट। कितने बने बेटा, टोटल 3 प्रोडक्ट। अब उसमें वैरायटी आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर कितने, तो स्ट्रक्चर 2 है बेटा, स्ट्रक्चर तो एक ही है और एक ही है ना। आपसे पूछे कि ऑप्टिकल आइसोमर कितना है, वो भी 2 ही है, एक डी और एक एल। लेकिन टोटल प्रोडक्ट वो 3 होंगे बेटा। 3 कैसे, 2 तो ये और एक ही है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो इसीलिए बेटा देखो यहाँ पे 2 टॉपिक, अभी आज का जो भी हमने स्टार्ट किया है लेक्चर, उसमें क्या क्या बातें देखो काम आई। देखो बॉन्ड फ्यूजन काम आया, फिर रेडिकल काम आया, उसके बाद अभी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, डी और एल काम आया। इसीलिए जितने भी टॉपिक हमने पिछली पढ़े हैं बेटा वो सब काम में ऐसे आते जाएंगे। तो आप वो पिछले टॉपिक जरूर रिवाइज करो बेटा, उनको बार बार रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आते। चलिए खैर, अगला एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम ले रहे हैं बेटा CH3 CH, CH3 और CH। तो इसको ये क्या है बेटा, 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का एल्केन है। तो 4 का मतलब है ब्यूट, और ब्यूट का यानी कि 4 कार्बन के एल्केन को हम बोलते हैं बेटा ब्यूटेन, है ना। लेकिन ब्यूटेन में कौन सा बेटा, अभी ऊपर वाला जो था एग्जाम्पल नंबर 4 वो तो था नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन था। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप देखो तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, हम आइसो। इस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे बेटा, आइसो। तो आइसो ग्रुप के साथ 4 कार्बन का जो ब्यूटेन है इसको बोलते हैं बेटा आइसो ब्यूटेन। चलिए, तो ये आइसो ब्यूटेन है आपके पास, इसको हम बोलेंगे बेटा आइसो ब्यूटेन, ये आइसो ब्यूटेन है ना। अब इसका क्या करना है आपको, वही आपको क्लोरिनेशन कर दो। तो Cl2 और सनलाइट से हम रिएक्शन कर देंगे बेटा। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। चलिए, तो कौन कौन सा करें बेटा सब्स्टिट्यूशन, तो आप देखो कि एक तो इसका कर देते बेटा, तो क्या होगा CH3 CH एज इट इज, ये CH3 यहां तक एज इट इज बेटा, यहां पर हो गया सब्स्टिट्यूशन, तो बचेगा CH2 और आ गया Cl। एक प्रोडक्ट तो आपका बेटा ये बना। लेकिन अब ये बताओ कि यहां से करें तो बेटा इस कार्बन से करो, या इस कार्बन का करो, या इस कार्बन से करो, या मतलब ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो तीनों सेम हाइड्रोजन है, तीनों एक यहां से करोगे चाहे यहां से करोगे, यहां से करोगे, प्रोडक्ट ही एक ही मिलने वाला है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो कि प्रोडक्ट बना दिया करो और उसका IUPAC नाम लिख दिया करो, अपने आप नाम क्या होगा बेटा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तीनों दिख भी रहा होगा सेम है। अगला करेंगे बेटा, यहां से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो जैसे यहां से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, CH3, ऊपर वाला CH3 भी एज इट इज और साइड वाला CH3 भी एज इट इज। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। तो देखो हमारे कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। यहाँ भी कोई भी किरेल कार्बन नहीं है तो Dl नहीं होगा, यहाँ भी कोई कार्बन किरेल नहीं है तो Dl नहीं होगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा आइसोब्यूटेन के, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, इनमें से पूछ ले कौन सा मेजर होगा बेटा, तो आप देखो ये जो Cl लगा हुआ है ये जिस कार्बन से लगा हुआ है 3 डिग्री है बेटा ना,
और जहां पे Cl लगा हुआ है वो जिस कार्बन पे लगा हुआ है 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा ना बेटा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर बनेगा। और ये आपका क्या बनेगा बेटा? माइन्योर आपका बनेगा। ठीक है, तो इसके भी कितने बनेंगे बेटा? टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया बेटा। नियो ब्यूटेन होता नहीं है बेटा ना, नियो जो है वो 5 कार्बन यानी कि पेंटेन से स्टार्ट होता है। चलिए, अब बात करते हैं अगला एग्जांपल बेटा, पेंटेन की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं बेटा पेंटेन। पेंटेन यानी कि CH3 CH2 CH2 और CH3, ये है आपका पेंटेन। तो पेंटेन तो है बेटा, लेकिन कौन सा वाला स्ट्रेट चेन वाला है? नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल आपसे बोला गया कि नॉर्मल पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कर दिया, यानी कि आपको क्या करना है? मोनोक्लोरिनेशन मतलब कि क्लोरीन का एक एटम ऐड करना है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो बताओ कितने प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे? तो अब देखिए बेटा, अगर नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो एक यहां से आप रिमूव कर दो, है ना, उसके बाद एक यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक, और एक यहां से रिमूव कर देंगे, हो गया। अब इनसे करेंगे नहीं करेंगे बेटा? तो देखो कि यहां से रिमूव करो या यहां से रिमूव करो, एक ही बात है, तो इससे नहीं करेंगे। यहां से रिमूव करो या यहां से रिमूव करो, एक ही बात है बेटा ना, क्योंकि इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, नंबरिंग इधर से कर दो तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो दोनों सेम है बेटा, है ना। तो हम कहां से करेंगे? एक बार यहां से, एक बार यहां से और एक बार यहां से सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहां से, तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3 CH2 और यहां से क्या बेटा? तो CH2 और Cl, एक प्रोडक्ट हमारा ये बना बेटा। एक बार यहां से कर देंगे तो क्या बनेगा? देखो, ये CH3, ये CH2 एज इट इज, फिर ये CH2 एज इट इज बेटा। अब यहां से किया ना हमने, तो क्या होगा कि ये CH बचा और एक H की जगह आ गया बेटा Cl, और ये CH3 आपका क्या होगा बेटा? एज इट इज हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक बार यहां से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा? CH3 CH2, तो CH2 में से एक की जगह क्या बचेगा? CH, और एक क्या बच गया बेटा? Cl, और ये क्या बचेगा? CH2 और CH3 हो गया। तो ये टोटल बेटा 3 जगह से सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो अब दूसरी बात क्या बेटा कि 3 जगह से हमने सब्स्टिट्यूशन किया, अभी आपसे पूछे कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तुम बता नहीं सकते। उसके लिए आप चेक कर लो कि कहीं पे किरेल कार्बन तो नहीं बन रहा है ना। चलिए, तो इसमें तो कोई किरेल कार्बन बनेगा नहीं बेटा, क्योंकि इसके 3 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे सेम है। यहाँ पर भी किरेल कार्बन, हाँ यहाँ पे बेटा किरेल कार्बन है। कैसे? देखो, इस कार्बन की बात करो तो देखो, इसकी एक तरफ ग्रुप कौन सा बेटा? प्रोपाइल, एक मिथाइल, एक तरफ है क्लोरीन और दूसरा क्या बेटा? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन किरेल है, और जब ये कार्बन किरेल है बेटा, तो यहाँ पर इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक D बनेगा और एक L बनेगा, यानी कि स्ट्रक्चर तो 3 ही रहेंगे, है ना। बट प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें कोई किरेल है, इसमें कोई भी किरेल नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हो गए? टोटल प्रोडक्ट हो गया बेटा 4। देखो, 1 बाय 1 मैं इसके बारे में लिखूंगा आपको ना। टोटल प्रोडक्ट कितने हुए? 4। कैसे? कि एक तो D और एक L इसी का ही, और एक ये और एक है, तो टोटल प्रोडक्ट हुए 4। आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर कितने बने, तो बेटा एक्चुअली क्या है, ये आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर सेम ही रहता है ना। स्ट्रक्चर क्या रहता है? सेम। तो ये सेम स्ट्रक्चर है, DL का अलग अलग नहीं होता, स्ट्रक्चर वही होता है, सिर्फ PPL को रोटेट करने का ही होता है डिफरेंस, है ना। तो स्ट्रक्चर 1 2 3, स्ट्रक्चर 3 ही है बेटा। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 है, एक D और एक L। ठीक है, कॉपी कर दो बेटा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो यहां पर देखो, इसके क्या था बेटा? टोटल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे बेटा? कि टोटल प्रोडक्ट तो यहाँ पे है 4। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर कितने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं या स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने हैं, तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने हैं बेटा? वो तो 3 ही थे ना बेटा। आपसे पूछे कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कितने, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 2 हैं। तो ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं बेटा। चलिए, तो हम क्लोरिनेशन कर रहे थे बेटा। अगला आता है हमारा नॉर्मल पेंटेन, हो गया बेटा। अगला करेंगे हम आइसोपेंटेन। अगला करेंगे आइसोपेंटेन। ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा आइसोपेंटेन का।
चलिए, आइसो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है कि एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। चलिए, ये तो आइसो बना दिया मैंने, लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा आइसो पेंटेन। तो आइसो ग्रुप तो आपने बना दिया, पेंटेन का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड में, तो 3 कार्बन तो ये हो गए, ये 4th कार्बन और ये 5th कार्बन। ठीक है, चलिए इसका क्या करना है आपको? क्लोरीनेशन करना है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बताओ इसके कितने प्रोडक्ट होंगे? आपसे पूछा जाएगा चलिए इसके प्रोडक्ट बनाओ, कितने प्रोडक्ट होंगे, है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, यहां से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, है ना। अब देखो कहां कहां से कर सकते हैं। पहला एक यहां से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नंबर 1। यहां से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नंबर 2। अच्छा, एक इस कार्बन पे रहेगा बेटा, एक इस कार्बन से कर सकते हैं, नंबर 3। और इस कार्बन से भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर इसका सेम नहीं होना चाहिए। अभी अब सेम नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये ब्रांच आ गई है। अभी तक क्या था कि उस जो नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें तो उसमें कोई ब्रांच CH3 नहीं था, इसीलिए ये और ये चीज सेम थी। लेकिन जैसे यहाँ पर CH3 आया, अब ये दोनों सेम नहीं हुआ बेटा, क्योंकि आप सोचो CH3 इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 नंबर पे है और ये CH3 इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 3 नंबर पे है। तो बेसिकली दोनों CH3 क्या हो गए बेटा? अलग हो गए। इसलिए अब यहां पर से भी हम क्या करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अच्छा, इस कार्बन से सब्स्टिट्यूशन होगा तो इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दोनों सेम है बेटा। इस कार्बन का चाहे इसको कार्बन को ले लो, चाहे आप इस कार्बन को ले लो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सबसे पहले इस वाले का सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ये CH3 एज इट इज, CH एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज। तो एक यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा तो क्या होगा? CH2 और Cl हमारे पास हो गए। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा बेटा। दूसरा, इस सब्स्टिट्यूशन तो इस कार्बन पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि इस वाले हाइड्रोजन का। तो CH3 CH CH3 और यहाँ पे इसका किया बेटा तो Cl आ जाएगा, तो Cl और ये CH3 एज इट इज। 2 प्रोडक्ट प्लस इस वाले का भी हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो CH3, फिर यहाँ पे क्या किया, ये CH3 एज इट इज था, ये H हटा के बेटा इसकी जगह लगा दिया मैंने Cl, और इधर ये CH2 एज इट इज और ये CH2 के बाद में CH3 एज इट इज प्लस। अब इस वाले का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे लगा दिया बेटा मैंने CH3 की जगह CH2 लगा दिया, Cl लगा दिया। उसके बाद में देखो बेटा ये CH और इस CH पे ये CH3, फिर ये CH2 और ये CH3। तो 4 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन किया बेटा, तुम्हारे पास बने 4 प्रोडक्ट। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उन सब एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकलता है कि सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक ही कार्बन पे नहीं बेटा, अलग अलग कार्बन पर पॉसिबल हो सकता है। कौन कौन से कार्बन पे पॉसिबल हो सकता है? जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करने से प्रोडक्ट अलग आ जाते हैं वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर कोई क्रियल कार्बन है या नहीं है। अगर कोई क्रियल कार्बन होगा बेटा तो फिर आप समझ रहे हो ना, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ कोई क्रियल कार्बन नहीं है बेटा, लेकिन आप देखो कि इस वाले की बात करें बेटा, है ना, तो इस वाले में भी क्रियल कार्बन है बेटा कोई। देखो एक बार देखो CH3, नहीं इसमें भी कोई क्रियल कार्बन नहीं है। इस वाले में कोई क्रियल कार्बन है, हाँ बेटा, तो इस वाले में मुझे ये कार्बन क्रियल नजर आ रहा है। कैसे क्रियल नजर आ रहा है? देखो एक तो क्लोरीन है, एक मिथाइल है, एक ये पूरा, है ना, एक तो ये पूरा है, एक मिथाइल है, एक Cl है और एक हाइड्रोजन। तो एक कार्बन क्रियल है, तो एक D और एक L यहाँ पे बनेगा बेटा, है ना। इसमें कोई क्रियल है तो आप देखो बेटा कि यहाँ पर ये कार्बन क्रियल हो गए। कैसे कि एक इथाइल, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक CH2Cl, तो ये कार्बन क्रियल हो गया। तो उसका भी क्या बनेगा बेटा? D और L बनेगा। तो अब आप बताओ बेटा कि टोटल प्रोडक्ट कितने हुए, टोटल प्रोडक्ट कितने हुए। तो चलो काउंट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले इसको बताओ, D और L, तो 2 ये हो गए। यहां पर भी एक D और एक L, तो 2 और 2 4, 5 और 6, यानी कि टोटल 6 प्रोडक्ट आपके पास हुए। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट कितने हुए? 6। ठीक, स्ट्रक्चर कितने हुए? तो आप जानते हो कि D और L स्ट्रक्चर तो एक ही काउंट होता है बेटा। तो स्ट्रक्चर तो जो आपको 4 दिख रहे हैं ना बेटा, वही स्ट्रक्चर है। अच्छा, ऑप्टिकल कितने हैं? तो ऑप्टिकल DL 2 है, DL 2 है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं बेटा? टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर है। तो मैं ये सब चीजें 1 बाय 1 लिख दूंगा बेटा, अभी आप इसको कॉपी कर लो। चलिए
ये सब बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना, वहां पर आपको गिनती की 4 लाइन मिलेगी, किसका, एल्केन का, है ना बेटा। चलिए, लेकिन इस एग्जाम में पूछते हैं बेटा सब चीजें ये। अब इसके अगर मैं कुछ पॉइंट लिखूं बेटा ऊपर वाले के, तो ये क्या था बेटा कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, तो कितने बेटा, प्रोडक्ट कितने हैं, 6 आएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बेटा, स्ट्रक्चर कितने थे, 4 स्ट्रक्चर थे। और वैसे टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल की बात करें बेटा या फिर स्टीरियो की बात करो, स्टीरियो आइसोमर, तो वो कितने बनेंगे बेटा, वो 4 थे बेटा ना, कितने थे, 4। तो ये चीजें जो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा, ये बताओ कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप इसका आपने क्या किया, जो भी प्रीवियस था बेटा अपना आइसोपेंटेन जो एग्जांपल था, उसका आप क्लोरीनेशन कर दो, तो आप जब क्लोरीनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेटा याद रखना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से स्ट्रक्चर आइसोमर सेपरेट होते हैं, ना कि ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर जैसे इनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है ना बेटा। इनेंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या होगा, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर नहीं होगा बेटा, क्या हुआ, इनेंशियोमर। और इनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो सब क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, कहना क्या चाहता हूं मैं, कहना ये चाहता हूं कि अगर इसके प्रोडक्ट का आप सेपरेशन करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो आपको टोटल 4 प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो कितने मिलेंगे बेटा, वो टोटल 4 प्रोडक्ट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वाले हैं ना बेटा, स्ट्रक्चर वाले वही आपको मिलने वाले हैं। तो ये था बेटा आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन। चलिए, अब पेंटेन की बात करें तो पेंटेन तो क्या होता है बेटा, नियो भी होता है। अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में तो नियो भी होता है। तो नियो का मतलब क्या होता है बेटा, नियो का मतलब होता है कि पहली बात तो एक कार्बन पे 3 CH3 हो, उसके बाद एक और कार्बन हो, तो ये बेसिकली कितने कार्बन बेटा, 5 कार्बन यानी नियो कंप्लीट करता है। तो ये क्या है, नियो पेंटेन। अब नियो पेंटेन का अगर आप क्लोरीनेशन करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखो बेटा कि इस वाले कार्बन पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, है ना। और इसमें करो चाहे इसमें करो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, एक ही चीज है। तो यहाँ पर टोटल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा। और जो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और उसमें कोई केवल कार्बन भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसको आप बोल सकते हो ये क्या होगा बेटा, नियो पेंटाइल। ये क्या हो गया, नियो पेंटाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो एक बार बोर्ड में 12th बोर्ड का जब एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था बेटा कि ऐसा कौन सा पेंटेन है जिसका मोनोक्लोरिनेशन करने पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो वो पेंटेन कौन सा है बेटा, नियो पेंटेन, है ना। क्योंकि आप देखो अभी हमने नॉर्मल पेंटेन का किया था, तो नॉर्मल पेंटेन के बेटा कितने थे वहां पर, 3, है ना। नॉर्मल पेंटेन कितने प्रोडक्ट थे बेटा वहां पर, 3-4 प्रोडक्ट थे। वैसे ही आइसोपेंटेन के बेटा 6 प्रोडक्ट जैसे आए, है ना। लेकिन नियो पेंटेन के एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर है। चलिए, तो मैं कॉपी कर दीजिए बेटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल जैसे लिखता हूं, आप कॉपी करना बेटा ना। लिखता हूं, पूछता है बेटा, इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है ये। विच आइसोमर ऑफ C5H12। अब देखो C5H12 का मतलब समझे बेटा, C5 मतलब पेंट। अब पेंट का मतलब है, देखो कौन सा है बेटा, CnH2n+2, एल्केन का फॉर्मूला है बेटा ये।
5 का डबल होता है 10 और 10 प्लस 2 कितना होता है 12। तो ये एल्केन है बेटा, ये पेंटेन का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो विच आइसोमर ऑफ C5H12 ऑन क्लोरीनेशन, कौन सा मोनोक्लोरिनेशन बेटा ना, एक ही क्लोरीनेशन लगा ना आपको, तो ऑन मोनोक्लोरिनेशन या क्लोरीनेशन विद Cl2 in presence of sunlight give only one monochloro CHLORO, one monochloro प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ये पूछना चाह रहा है कि जो C5H12 है, बेसिकली C5H12 है क्या बेटा, ये पेंटेन है। C5H12 क्या है, ये पेंटेन है। तो इसका अगर नाम से पूछो तो क्या बोल रहे हैं कि पेंटेन का कौन सा आइसोमर जिसका क्लोरीनेशन आप करो तो सिर्फ आपको क्या मिले, एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो बेटा अभी मैं ऊपर थोड़ी देर पहले एग्जांपल करवा चुका हूं, वो पेंटेन कौन सा है बेटा, नियोपेंटेन। वो पेंटेन कौन सा है, नियोपेंटेन। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी बनाया था स्ट्रक्चर, चलिए फटाफट से कॉपी कर दो बेटा। तो ये किससे कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन हम किससे कर रहे हैं, एल्केन से। तो एल्केन से आप एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे बोलो, हेलोजन से रिएक्शन करके, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल थोड़े से सिंपल वाले भी ले लेते हैं। जैसे मान लो बेटा ये वाला हो गया ना, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको हम क्या बोले बेटा, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन की अगर रिएक्शन कर दी Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, ये यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा ना, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देखो कि कौन से कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करें। तो बेटा ऐसा है कि यहाँ पर सभी भी CH2 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 सब CH2 है, सब सेम है, कोई सा भी एक यहाँ पर कर दीजिए। तो मान लो मैंने इस वाले का कर दिया, तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा के क्या कर दिया बेटा, मैंने Cl लगा दिया, हो गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला होगा बेटा वो उसके Cl के साथ चल जाएगा। HCl तो सब में बनता है बेटा ना, जैसे HCl या HBr ऐसे बनेगा। इसको क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसको बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसको बोलेंगे बेटा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हो गया, चलिए अगला एग्जांपल। याद रखना बेटा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिर्फ कार्बन ही दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखो देख रहा होगा कार्बन की 2 वैलेंसी है, तो जो बाकी वैलेंसी है उसका मतलब ये कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। ऐसे वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कभी भी नहीं दिखाते, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा इनको। चलिए तो ये हो गया होगा बेटा आपका। जैसे मान लो कि अगला इस तरह से मान लो, है ना, ये इस तरह से। तो देखो एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4। लेकिन क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन में है ना, बेसिकली ये सिंपल है इस तरह से। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये क्या है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन ही है। अब मान लो आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन से अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया तो क्या होगा बेटा, ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो कहां से ब्रोमिनेशन करोगे, एक यहां से कर दो, एक यहां से कर दो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा। देखो अगर यहां से करते हो तो कैसा आएगा, एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, और इस कार्बन पे लग गया बेटा ब्रोमीन। और एक बार क्या होगा कि 1 2 3 4 कार्बन, तो एक बार यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन, वो एक ही चीज है बेटा। ठीक है, चलिए अब आप जानते हो कि ये जो कार्बन है वो किरेल हो गया। कैसे, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन क्या है बेटा, किरेल। तो यहाँ पे बनेगा D और L। तो टोटल आइसोमर कितने हुए बेटा, 3 आइसोमर हो गए हैं। तो जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन का हमने क्लोरीनेशन किया था, वैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। चलिए तो ये प्रिपरेशन होता है बेटा किससे, एल्केन से होता है। अगला करेंगे अभी हम एल्कीन से करेंगे। दूसरी प्रिपरेशन आती है हमारी, प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन। अब बनाएंगे बेटा फ्रॉम एल्कीन।
तो एल्कीन से भी वैसे ही बनाएंगे बेटा जैसे भी हमने एल्केन से बनाया, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम अभी बनाएंगे, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें कि एल्कीन का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन से हाइड्रोजन का करेंगे, तो याद रखना बेटा कि एल्कीन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो एलाइलिक हाइड्रोजन का होता है, या मैं बोलूं अल्फा हाइड्रोजन का होता है। चलिए, इन दोनों बातों को हम समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, तो ये मतलब प्रोपीन है बेटा। अब प्रोपीन में से मान लो आपको दिया जाए कि इसकी रिएक्शन चलिए Cl2 से करिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको पता होना चाहिए क्या, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR रिएक्शन यहां पर होगी। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन से वाले हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करें, इस वाले को या फिर इस वाले को। तो याद रखना बेटा एल्कीन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन का। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन, ये मैं आपको बता चुका हूं। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखना एल्कीन में जो सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा वो अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है बेटा कि आप देखो ये जो कार्बन ये अलाइलिक कार्बन भी है। अगर आपने क्लासिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा है बेटा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद जो अगला कार्बन आता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, या सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, उसको हम अलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं ना। ये पूरा अलाइल ग्रुप है, तो ये वाला क्या होता है बेटा, अलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या होते हैं बेटा, विनाइलिक कार्बन होते हैं, है ना। तो अब इस वाले कार्बन को आप या तो अलाइलिक कार्बन बोलो, है ना, या फिर आप अल्फा कार्बन बोलो। तो इस पे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसका यहाँ पर होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन। इस कार्बन पे हाइड्रोजन निकल के लगेगा हेलोजन, इसीलिए इस रिएक्शन को हम एलाइलिक हेलोजनेशन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलोजनेशन। याद रहे कि एल्कीन से बेटा जब हम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो उस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं हुआ, तो फिर वहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एल्कीन वही ले जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हम एल्कीन से बनाएंगे, और कौन से एल्कीन बेटा, विद अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्कीन। कौन से एल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्कीन। चलिए, और इस रिएक्शन को हम अलाइलिक हेलोजनेशन भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक हेलोजनेशन भी हम बोलेंगे। एलाइलिक हेलोजनेशन क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजनेशन होता है। चलिए, दूसरी बात, अगर आपको क्लोरीनेशन करना हो तो एजेंट क्या होगा बेटा, क्लोरीनेशन के लिए एजेंट क्या लेंगे आप, एक तो Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, इसके अलावा एक और ले सकते हो बेटा आप SOCl2 भी ले सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में ले सकते हो। तो मैं दोनों यहां पे लिख देता हूं, फॉर रिएजेंट, है ना बेटा। अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट किसके लिए बेटा, पहले फॉर क्लोरीनेशन, फॉर क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन अगर आपको करना है तो जैसे मान लो क्या बेटा, Cl2 और सनलाइट, ये भी क्लोरीनेशन का एजेंट है। लेकिन इसके अलावा, ये तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और होता है बेटा, या तो ये यूज कर लो, लेकिन इसके अलावा एक और होता है, वो होता है बेटा SOCl2। क्या होता है बेटा, सॉरी, SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी क्या होता है बेटा, क्लोरीनेशन करवाता है। तो जहां कहीं पर भी आप SO2Cl2 देखें उसको भी आप क्या करते हैं बेटा, क्लोरीनेशन करवा दें। चलिए, अगर आप बात करें ब्रोमिनेशन के लिए, फॉर ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन करना हो तो एक तो क्या होता है बेटा, एक तो होता है सिंपल Br2 से रिएक्शन कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके अलावा एक और रिएजेंट होता है बेटा, कहीं पर मान लो आपके पास ऐसा लिखा है NBS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप कहीं पर भी ऐसा देखो NBS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो भी बेटा ब्रोमिनेशन का ही रिएजेंट होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, एग्जाम में इसके बारे में कई बार NBS दे देते, तो आप याद रखना बेटा। चलिए, अच्छा यहाँ पर NBS जो है उसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं कि NBS का मतलब होता है क्या है बेटा। यहाँ पर NBS है N ब्रोमो सक्सिनामाइड। क्या है बेटा, ये N ब्रोमो
सक्सिनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। देखो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो नाम की भी हमें कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की बेटा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता होगा उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो याद करना है वो इतना सा है कि एनबीएस का मतलब ब्रोमिनेशन करवाना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये दो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े ही थे बेटा। आज हमने ये इस वाले टॉपिक में हमने ये दो नए भी देखे बेटा, तो फटाफट से कॉपी कर दीजिए। ये तो होते हैं रिएजेंट। तो चलिए अब लिखते हैं बेटा, इसमें क्या होने वाला है, या एल्कीन से कैसे बनाएंगे। व्हेन एल्कीन, कौन से एल्कीन बेटा, विद अल्फा हाइड्रोजन is treated with halogen in presence of sunlight, तो क्या होगा बेटा, substitution of हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बेटा, अलाइलिक हाइड्रोजन। लिख देता हूं, substitution of अलाइलिक हाइड्रोजन किससे बेटा, बाय हेलोजन। कौन करेगा, हेलोजन से। टेक्स प्लेस एट, या सिंपल टेक्स प्लेस है ना बेटा, इतना सा टेक्स प्लेस। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन टेक्स प्लेस एट एलाइलिक पोजीशन, ऐसा भी लिख सकते हो आप, एट एलाइलिक पोजीशन। तो दोनों ही एक ही चीज है बेटा ना। तो फटाफट से इतने से डेफिनेशन लिख दीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एग्जाम्पल से करते बेटा। एग्जाम्पल मान लो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। इसका आपने क्या कर दिया बेटा, Cl2 से रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा यहाँ पर बेटा, सनलाइट को लिखते हैं हम H न्यू, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर। अब देखो किसका करना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कहां पर होगा बेटा, अल्फा कार्बन पे। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो ये है बेटा आपका अल्फा कार्बन, यहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या होगा बेटा, यहां पर आ जाएगा ये CH3 की जगह बचेगा CH2, एक Cl यहां पर आ जाएगा, और ये CH डबल बॉन्ड ये CH2, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो इतना सा ही आपको इसमें करना है, बस ध्यान रखना है कि बेंजीन एल्कीन आ जाए तो अल्फा वाले पे सब्स्टिट्यूशन करना है, बात खत्म हो गई। ये तो बोर्ड में इतना सा है, लेकिन थोड़ा सा अगर और एडवांस बताए बेटा आपको, तो इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं ना। मैकेनिज्म ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है बेटा, है ना। चलिए कैसे बढ़िया है अभी देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 1 में होगा कि सबसे पहले तो जो Cl2 है बेटा, तो Cl का सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, है ना। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। चलिए, उसके बाद ये फ्री रेडिकल जाएगा बेटा आपका रिएक्टेंट के पास, ये फ्री रेडिकल जाएगा आपके रिएक्टेंट के पास, और रिएक्टेंट के पास जाके उसको भी ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो जो Cl डॉट है ये फ्री रेडिकल है बेटा, ये क्या करेगा, अल्फा पोजीशन पे क्या करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, H डॉट ले लिया, तो ये H डॉट और Cl डॉट मिलके तो बन जाएगा HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH3 की जगह बचेगा CH2, और H डॉट निकला। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन होगा, तो इस हाइड्रोजन का और इस कार्बन का भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इस तरह से। चलिए, तो CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 है ना बेटा, वो H डॉट निकला, वो Cl के साथ मिलके HCl बन जाएगा। अब आपका जो ये बना बेटा, आपको दिख रहा होगा इंटरमीडिएट बनाया आपका, इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल तो है, लेकिन क्या कौन सा फ्री रेडिकल बेटा, इसको बोलेंगे अलाइड फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अलाइड फ्री रेडिकल, इसको हम बोलेंगे अलाइड फ्री रेडिकल। अब अलाइड फ्री रेडिकल की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा इसमें कि
एक तो ये है फ्री रेडिकल और यहां पर है पाई बॉन्ड, और आप जानते हो कि दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे, यहां पर पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि रेजोनेंस होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। या मैं सीधा बोलूं कि यहां पर बेटा ये फ्री रेडिकल और अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल यहां पर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा यहां पर देखते हैं, चलिए रेजोनेंस को समझते हैं। यहां पर कि ये जैसे मान लो बेटा CH2 है, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और CH2, तो यहां पर होगा क्या बेटा कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल इस पे चला जाएगा, है ना बेटा। ये पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल इधर चला जाएगा। तो चलिए देखें कैसे हो जाएगा। तो ये CH2, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया बेटा और ये फ्री रेडिकल इस तरफ यहां पर चला गया। तो बेटा इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस होने की वजह से बेसिकली क्या होगा बेटा कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट कैसे बनेगा बेटा कि एक तो जहां पर पहले अल्फा हाइड्रोजन था उसका बन जाएगा, और फिर दूसरे जैसे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर एक बार क्या होगा कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, एक बार क्या होगा डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और वो जो फ्री रेडिकल है उधर चला जाएगा। कहने का मतलब जो क्लोरीन ऐड हुआ है वो फिर दूसरी जगह पर हो जाएगा। अभी एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस ध्यान इतना रखना है बेटा कि जब एलाइलिक हेलोजनेशन होता है तो वहां पे इंटरमीडिएट बनता है बेटा अलाइलिक या अलाइल फ्री रेडिकल, और अलाइल फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होता है, इस वजह से वहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो स्टार्टिंग वाला सब्स्टिट्यूशन का और एक उसका रेजोनेंस होके। ठीक है, बनेगा कैसे वो मैं बताऊंगा। हो गया, कॉपी कर दीजिए बेटा। चलिए, तो यहां पर बेटा ये जैसे एग्जांपल ये लिया हमने, तो एक प्रोडक्ट तो इसका बना ही दिया। अब रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस करना कैसे, रेजोनेंस कैसे होगा कि जैसे नंबरिंग कर देते हैं, पहले नंबरिंग इसको 1 2 और 3 हमने दे दिया, तो नंबरिंग क्या होगा बेटा 1 2 और 3। अभी इस वाले कार्बन पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया। अब होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो तो हेलोजन वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो हेलोजन है बेटा वो इस वाले कार्बन पे लगा देना। तो देखो अब क्या होगा कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और Cl। तो देखो जहां पे हमने नंबरिंग की थी 1 2 3, अभी नंबरिंग सेम रखो बेटा 1 2 3। तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि पहले 1 नंबर पे डबल बॉन्ड था और 3 नंबर पे क्लोरीन। तो अब चेंज क्या हो गया कि 1 नंबर पे क्लोरीन आ गया और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड चला गया। यही क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। तो एल्कीन का जो हेलोजनेशन करते हैं वो तो बहुत इजी है बेटा, सिंपल एक लाइन याद करनी है कि अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि इसमें रेजोनेंस होता है, किसमें, प्रोडक्ट में होता है। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। एग्जांपल नंबर 2 में ब्यूटीन का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। किसका ले लेते हैं, ब्यूटीन का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH, बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा ये, और ये CH2। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। यहाँ पे हम नंबरिंग क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि हम पहचान सके कि रेजोनेंस के पहले क्या कंडीशन थी, बाद में क्या कंडीशन। ठीक है, चलो ये आपको एल्केन दे दिया जाए, जैसे मान लो कोई आपको दे दिया ये ब्यूट 1 इन आपको दे दिया, इस पे आपको बोला कि आपने Cl2 से रिएक्शन करवानी है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप समझ जाना कि बेटा यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो चलिए इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करो तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कहां से करवाओगे आप सब्स्टिट्यूशन, चलिए आप बताइए। तो देखो ये तो एल्कीन जब भी हो बेटा तो याद रहे एल्कीन में कहां से होता है बेटा, अल्फा कार्बन से सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अल्फा डबल बॉन्ड के बाजू वाला ये अल्फा कार्बन है, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा वो इस वाले हाइड्रोजन का होगा। तो देखो CH3 एज इट इज रहेगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर ये CH2 में से क्या बचा बेटा, सिर्फ CH बचेगा, एक हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह आ जाएगा Cl। तो यहाँ वाले हाइड्रोजन का हो गया सब्स्टिट्यूशन, और बाकी चीजें हो गई एज इट इज। तो देखो नंबरिंग वही रखो 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। देखो ये नंबरिंग जो है बेटा, अभी आप बोल रहे होंगे बेटा एक चीज वापस देखना इसको कि ये जो नंबरिंग है मैं वो वाली नंबरिंग नहीं कर रहा जो अपन नोमेनक्लेचर के लिए देते हैं, है ना। क्योंकि नोमेनक्लेचर की नंबरिंग में तो आप जानते हो कि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वहां से 1 आता है। ये जो नंबरिंग किया है मैंने वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप पहचान सको कि रेजोनेंस के पहले डबल बॉन्ड और क्लोरीन कहां था और रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड क्लोरीन कहां पर है। तो ध्यान रहे इस चीज का ना।
चलिए तो देखो ये एज इट इज नंबरिंग यहाँ पर मैंने कर दी, तो ये वाला हो गया बेटा ना, यहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे बेटा, रेजोनेंस कैसे होगा कि डबल बॉन्ड तो शिफ्ट होता है किसकी तरफ, हेलोजन की तरफ, ठीक है, और हेलोजन शिफ्ट हो जाएगा वहां पर, तो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, CH3 एज इट इज। देखो इस यहाँ पर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, तो CH एज इट इज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये CH एज इट इज, और यहाँ पे इस CH2 पे क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। नंबरिंग देखो 1 2 3 और 4 दिख रहा है आपको, 1 2 और 3 4 दिख रहा है आपको। तो देखो इंटरचेंज हो गया बेटा, 3 पे हेलोजन था, अब 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 पे डबल बॉन्ड था, 1 पे क्लोरीन आ गया, तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को अगर आप देख पा रहे हो बेटा, इस एग्जाम्पल को आप देख पा रहे हो, तो इस वाले में जिसकी कितना ये डबल बॉन्ड है बेटा, ब्यूटीन है, ये क्या है, ब्यूटीन है, और इस ब्यूटीन का ये जो ब्यूटीन है बेटा, इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ये जो ब्यूटीन है, इस ब्यूटेन के दो आइसोमर बनेंगे बेटा, कौन सा, एक तो सिस बनेगा और एक क्या बनेगा बेटा, ट्रांस बनेगा, यानी कि अपने आप में ही दो प्रोडक्ट इसके बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे, देखो ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन बन रहा है बेटा, इस पे एक ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप है CH3, इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप तो ये वाला है और एक ग्रुप ये हाइड्रोजन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन पूरी करता है, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, दो बेटा, सिस और ट्रांस। तो आपसे पूछे कि इस वाले जो ये प्रोडक्ट है इसका कितना बनेगा बेटा, अच्छा इसमें चेक कर लो कोई KL कार्बन तो नहीं है। देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा बेटा, है ना, क्योंकि इसमें देखो ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है। उसके बाद हाँ, अब देखो बेटा कि इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन किरेल कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग हो रही है, एक मिथाइल, एक ये वाला, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो एक किरेल कार्बन भी ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा D और L। तो अगर आप टोटल प्रोडक्ट की बात करो बेटा, तो इस वाले रिएक्शन के टोटल प्रोडक्ट हो गए बेटा 4। कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर कितने बेटा, स्ट्रक्चर तो 2 है। ऑप्टिकल आइसोमर कितने, ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, वो भी 2 है, बट प्रोडक्ट 4 है बेटा, एक D, एक L, एक सिस और एक ट्रांस। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। तो मैं दोनों ही बात बता रहा हूँ बेटा, बोर्ड की बता रहा हूँ, और थोड़ा अपन बहुत बेसिक टू एडवांस आप जानते हैं, पढ़ते हैं, तो बोर्ड के अलावा बहुत सारी चीजें हम कवर करते हैं। हाँ, अगर बोर्ड की बात करें तो आपको इतना सा याद रखना है कि एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन अगर करना हो तो वो अलाइलिक पोजीशन पे होता है। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसका, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे बेटा। जैसे मान लो आपको दिया जाए, ये दिया बेटा आपको, क्या दिया, ये वाला, तो आप जानते हो, याद रखना बेटा, नहीं भी जानते हो तो, कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन बोलते हैं बेटा विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं बेटा अलाइलिक कार्बन, और अलाइलिक कार्बन ही अपना क्या होता है बेटा, अल्फा कार्बन। तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए अल्फा कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूशन यहां से भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन यहां से भी हो सकता है। लेकिन आप देखो कितना करना में, एक करना है। कहां से करें, देखो दोनों सेम ही बेटा, कोई डिफरेंस नहीं, आप कहीं से भी कर देना। तो जैसे इसकी रिएक्शन कहां से करनी है बेटा, Br2 से करनी है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल करता हूं, मान लो आपको लिख दिया बेटा NBS, क्या लिख दिया, NBS। तो NBS का मतलब क्या होता है, ब्रोमिनेशन करवाओगे, है ना, तो NBS का मतलब भी ब्रोमिनेशन ही होता है। चलिए अभी हम Br2 और सनलाइट से चल लेते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, ब्रोमिनेशन कहां पे होगा, एक अल्फा पे कहीं पर भी आप कर दीजिए। तो देखो सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है, मैंने कहीं पर एक अल्फा पे हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया, ब्रोमीन, और यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो इसके एक ब्रोमीन के साथ जाके HBr बन गया। अब दूसरी बात आ रही कि यहाँ पर जो रेजोनेंस करते हैं रेजोनेंस, तो बेटा मैं इससे रेजोनेंस करेंगे तो प्रोडक्ट सेम आएगा, पहले से बता दे रहा हूं, जो रेजोनेंस करोगे तो प्रोडक्ट सेम आएगा, इसलिए यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता है तो मैं करके बता देता हूँ। देखो डबल बॉन्ड को कहाँ पे शिफ्ट करना है बेटा, डबल बॉन्ड पर शिफ्ट करना है जहां पर हेलोजन है, और हेलोजन आ जाएगा इसकी जगह पे, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो बेटा डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया हमने यहाँ पर, और एक ब्रोमीन आ गया यहाँ पर। तो आप बताइए इसका और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर इसका नंबरिंग करना होता तो यहां से करेंगे 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन, और इसका नंबरिंग करना है तो ऐसे होगा 1 2 और 3, तो ये भी 3 ब्रोमो साइक्लो 1 हेक्स इन। तो बेसिकली दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बेटा सेम है, तो यहाँ पर रेजोनेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात करें इसके प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो याद रखना बेटा कार्बन किरेल है, क्यों है, क्योंकि एक ब्रोमीन है, दूसरा यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन होगा, है ना। अब
अब ये जो वैलेंसी जो है दोनों अलग अलग है। दोनों अलग कैसे? कि आप इधर से अगर चलोगे बेटा तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, जबकि इधर से चलते हो तो 1 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली आप दोनों तरफ जब घूमते हो तो जब डबल बॉन्ड की अगर पोजीशन अलग अलग आए तो समझ जाना दोनों कार्बन क्या है, ये दोनों वैलेंसी ये अलग अलग है। तो चारों वैलेंसी अलग हो गई, इसीलिए कार्बन क्या हो गया बेटा? किरेल कार्बन हो गया। किरेल कार्बन इसके दो बनेंगे, एक डी बनेगा और एक एल बनेंगे। तो इसके कितने आंसर बनेंगे बेटा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए, तो ये था बेटा एल्कीन का, ये था एल्कीन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए, पहले हमने एल्कीन का किया, दूसरा हमने एल्कीन का किया। तीसरा आता है बेटा, तीसरा आता है प्रिपरेशन नंबर 3 बेंजीन से बनाई। किससे बेटा? बेंजीन से। तो बेंजीन में किसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं? कौन सा हाइड्रोजन होता है बेटा? तो बेंजीन में बेटा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि बेंजाइलिक हेलोजनेशन होगा। चलिए, तो तीसरी प्रिपरेशन है बेटा बाय फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। और बेंजीन से कैसे बनाएंगे बेटा? बाय बेंजाइलिक हेलोजनेशन, बाय बेंजाइलिक हेलोजनेशन, बाय बेंजाइलिक हेलोजनेशन। अब बेंजाइलिक हेलोजनेशन मतलब हेलोजनेशन एट बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा? बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटा? sp3 हो। तो इस वाले कार्बन पे हमें क्या करना है बेटा? इस वाले कार्बन पे हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है। और ये वाला बेसिकली अल्फा कार्बन भी होता है बेटा, क्योंकि आप सोचो कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन। तो ये जो अलाइलिक कार्बन है वो भी अल्फा कार्बन होता है और बेंजाइलिक कार्बन भी अल्फा कार्बन होता है। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं बेटा। एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपको दिया बेटा CH3 और ये आपको दिया बेंजीन, यानी कुल मिला के इसको बोलते हैं टोलुइन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन। तो अब जैसे मान लो यहां पर लिख दिया आपके Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ब्रोमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। तो याद रखो, देखो हाइड्रोजन तो बेटा बेंजीन के पास भी होता है, हाइड्रोजन तो बेंजीन के पास भी होता है, लेकिन अगर Br2 और सनलाइट जो है, Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजीन के हाइड्रोजन का नहीं होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के हाइड्रोजन का नहीं होता है। वो किसका होगा बेटा? कि बेंजीन से जुड़े हुए अल्फा कार्बन पे होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ब्रोमीन लगा देंगे। तो देखो CH3 की जगह CH2, एक लग गया ब्रोमीन, और बाकी चीजें एज इट इज। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। अगर इसका IUPAC नाम लिखना है बेटा, तो देखो यहां पर लॉन्ग रूट वर्ड क्या होगा? लॉन्ग चेन क्या होगा बेटा? ये वाला, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप है वो ये रूट वर्ड हो जाएगा। तो एक नंबर मैंने कर दिया, तो एक पे ब्रोमो लगा हुआ है, एक पे फिनाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए, कॉपी कर दीजिए बेटा। तो ये था बेटा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन से, है ना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल करते हैं उतना ज्यादा क्लियर होता है बेटा। अब मान लो आपको दिया है बेटा एक CH3 CH2 CH3 और CH3, ये वाला आपको दिया है बेटा, है ना। अब आपसे यहां पर दे दिया वही Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करोगे बेटा? बोलो। सब्स्टिट्यूशन तो होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन किसका होगा सब्स्टिट्यूशन बेटा? अल्फा वाले का। अल्फा कौन होता है? या बेंजाइलिक वाले का। बेंजीन से जुड़ा है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं बेटा बेंजाइलिक कार्बन, जिसको हम ये अल्फा भी होगा बेटा, तो इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका नहीं होगा बेटा, याद रखना, है ना। तो हम क्या करेंगे? इस वाले क्या से ब्रोमीन लगा देंगे। तो देखो बेटा CH ही बचेगा, क्योंकि एक H की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? ब्रोमीन आ जाएगा, और ये CH3 एज इट इज हो गया, और ये बेंजीन यहाँ पर एज इट इज हो गया। अगर हम लॉन्ग चेन की बात करें बेटा, तो देखो जब फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ हो तो नंबरिंग बेंजीन पर नहीं होती। तो फिर नंबरिंग या रूट वर्ड क्या होता है बेटा? वो वाला कार्बन, है ना। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 और 2। तो अब क्या हो गया बेटा? वो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1
फिनाइल, लेकिन अब होगा इथेन। क्या होगा बेटा? इथेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया बेटा अपना ब्रोमिनेशन। तो ये हमने एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया और बेंजीन से भी हमने बना लिया। तीनों कौन सा क्या बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा इसको फटाफट।